बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। अभी तक ये एक डेवलपिंग स्टोरी है कि कल से इस्लामाबाद के अंदर या परसों से इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है। अब तक ये कहा जा रहा है कि इम्कान है कि बुध के दिन यानी मंगल की रात या बुध के दिन ये मुज़ाकरात होंगे। ये भी तय नहीं हो रहा कि जेडी वैंस पाकिस्तान आएंगे। गो के बहुत सारे जो इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि जेडी वैंस आएंगे, लेकिन ताहाल उन्होंने अमेरिका अभी तक नहीं छोड़ा। दूसरी जानिब अमेरिका की ईरान की जानिब से जो खबरें आ रही हैं उसमें भी एक अभी तक कशमकश है, एक गुमगू किसी कैफियत है। ईरान ने अपने कुछ मुतालबात रखे हैं, कुछ मशरूत उनकी आमद की बात हो रही है, लेकिन ना नहीं की है। ईरान ने जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक ये फ़ाइनल नहीं हुआ, यानी मुस्तकिल इनकार नहीं है। हो सकता है कि जो आबनाए हुर्मुज़ के नाकाबंदी के हवाले से है उसके हवाले से जो है वो ऐलान हो जाए और उसको खोला जाए, और अगर वो खुल जाता है तो ईरान आ जाएगा। अभी रॉयटर्स ने ये खबर दी है कि ईरान पाकिस्तान जो है वो उसकी आमद मुतवक्के है, और यहाँ पर वो यानी ये ताज़ा तरीन है जो हम आपको बता रहे हैं, और यहाँ पर वो बातचीत करेंगे। बैकडोर जो राब्ते वो चल रहे हैं, और इस वक्त एक तो पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका अब्बास अराग़ची साहब के साथ रब्ता हुआ है। फील्ड मार्शल ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात की है, और इसी तरह से प्रेसिडेंट शी जो हैं उन्होंने सऊदी वली अहद से भी बात की है, और ये सब एक दूसरे के साथ मिली हुई खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो बैकडोर पे जो बातें हो रही हैं, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, वही असल कोशिश है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसी दौरान ये कह दिया है कि वो रात को साइन हो जाएंगे। ज़ाहिर है कि उनका मुराद शायद कल रात होगी, लेकिन आज रात तो नहीं हो सकते ऑफ कोर्स, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आज रात जो है वो साइन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनको उम्मीद है, तवक्को है। इस्लामाबाद एक मरतबा फिर महवर मरकज़ है उम्मीदों का भी, अमन का भी, और इस वक्त पूरी दुनिया इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर जो है इस्लामाबाद को देख रही है। यहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, अगर ये मुआहदा हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए क्या, दुनिया के लिए तो होगा ही होगा। पाकिस्तान के लिए जो एजाज़ होगा वो अपनी जगह पर अहम होगा, और इसके साथ साथ अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो दुनिया भी एक जंजाल से निकल आएगी। बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। डेडलाइन ख़त्म होने में एक डेडलाइन में तोसी होगी सीज़ फायर की, या फिर ये कि मुआहदा होगा, या फिर ये कि जंग होगी। ये तीनों सब कुछ जो है वो अगले 24 घंटों के अंदर मुतवक्के है। हमारे साथ आज बहुत ही मोहतरम मेहमान है। हमारे साथ जनाब साबिक सफ़ीर है पाकिस्तान के इमरान अली साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। सैयद मोहम्मद अली साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तबसरा निगार, तज्जिया निगार, और जनरल जाहिद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अगेन एक बड़ा नाम है और आप इनको सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी। सबसे पहले इमरान साहब आपसे शुरू करते हैं कि ये जो इस वक्त गुमगू की सी कैफियत है, क्या लग रहा है आपको कि वाकई कुछ नतीजा खेज़ होगी सूरत हाल, या इसी तरह चलता रहेगा? लग तो रहा है कि जी नतीजा खेज़ होगी, लेकिन इस वक्त अनसर्टेनिटी है, और ये इसलिए है कि दोनों ममालिक, ख़ास तौर पर अमेरिका अपने अवाम को ये दिखाना चाहता है कि उसने ये जंग जीत ली है और जीत की पोजीशन से निगोशिएट कर रहे हैं। तो इस किस्म की हरकतें, एक अनआर्म्ड ऑयल टैंकर को पकड़ के उसकी वीडियो बना देना, उसके इंजन में सुराख, बड़ा कमाल है कि ये कर दिया तो अच्छी ये। लेकिन मैं आपको बताऊँ कई दफ़ा ये पोस्चरिंग प्रॉब्लम डाल देती है। तो इसलिए आई होप कि दोनों साइड्स प्रोवोक करने से बाज आ जाएं, और ख़ास तौर पे अमेरिका। ये जो बार बार है ना कि हमने ईरान को हरा दिया, हमने ये, ठीक है कंपल्शन है, लेकिन यार आप ये भी कह सकते हैं ना कि मैं ग्रेजुअली ब्लॉकेट को ख़त्म कर दूंगा। आप नया हुर्मुज़ पे इतनी बड़ी कंसेशन जब व्हेन आर COS वाज देयर उन्होंने दे दी, तो आप भी कोई ऐसी बात करते हैं ना जिससे प्रोग्रेशन होती। ईरान की परसेप्शन या मिसपरसेप्शन ये थी कि ब्लॉकेट ख़त्म हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दे हैव रिएक्टेड वेरी एंग्रीली, एंड आई डोंट ब्लेम देम। और मतलब आपको सही लगता है कि ज़ाहिर है जब उन्होंने नाकाबंदी कर दी उस दौरान जबकि मुज़ाकरात हो रहे थे, और पहले ही इतना मिसट्रस्ट है अमेरिका के हवाले से कि मुज़ाकरात होते हैं वो हमला कर देते हैं, मुज़ाकरात होते हैं वो जहाज़ पकड़ लेते हैं, तो अब ये कैसे ख़त्म होगा? ये एतमाद में तो फुकदान है। टेबल पे ही ख़त्म होगा, टेबल पे ही ख़त्म होगा। काश मेरे ख्याल दोनों फरीकैन को पता होगा कि इधर पूरा पाकिस्तान उम्मीद लगा के बैठा हुआ है
पूरी स्टेट ने अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया है इस रोल में। मीडिएशन तो नहीं है, ये अली साहब को पता होगी, क्लासिफिकेशन बेहतर है इसकी, लेकिन ये मेरा तो ख्याल है पार्टिसिपेशन है पूरी। क्रिएशन भी इस ट्रैक की पाकिस्तान ने की है, यानी फैसिलिटेशन से हम आगे बढ़ गए हैं आप? बहुत ज़्यादा। अच्छा। फैसिलिटेशन, ड्राफ्ट्स आप बना रहे हैं, टाइपें आप कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स आपके डिसआर्ममेंट के बैठे हुए हैं साथ वाले कमरे में, तो हमारा स्टेक भी बड़ा है। स्टेक भी बड़ा है जी, हेल्प भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह कौन करता है? हाँ सही बात है। क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ? सही सर, देखिए मैं समझता हूँ हमारा स्टेक भी बहुत ज़्यादा है, और ये हकीकत है कि पूरी दुनिया की जो माशी तवानाई की जो सिक्योरिटी है उसका दारोमदार पाकिस्तान की सिफारतकारी की कामयाबी पे है। मैं समझता हूँ सिर्फ इस प्रोसेस को स्टीयर नहीं कर रहे, इसको स्पॉयलर्स है इंटरनल हो एक्सटर्नल हो उनसे भी महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि एक जुमला सिर्फ ऐड करूँ, एम्बेसडर साहब ने इस तरह कहा, देखें मैं अगर ऑब्जेक्टिवली बात करूँ तो जेडी वान साहब हो जाएं, कुशनर साहब हो जाएं या विटकॉफ साहब हो जाएं, मेरा सब्जेक्ट है आर्म्स कंट्रोल। तो आर्म्स कंट्रोल के बारे में तो ये लोग नहीं समझ सकते ना इन मामलात को। JCPOA को अगर हम बात करें उसके 126 क्लॉजेस हैं, और मैं एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको बताऊं कि एक अगर आपने IR में PhD की हुई है, या आपने आर्म्स कंट्रोल में PhD की हुई है, या आपने इंटरनेशनल लॉ में PhD की हुई है, तो काफ़ी नहीं है उस दस्तावेज को समझने के लिए। आपको तीनों को साथ बैठना पड़ेगा टू डिसाइफर के व्हाट इट मीन्स। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जैक्टली। देखिए दूसरी बात, एक वैसे भी जो स्टेट क्राफ्ट का स्टाइल है ट्रम्प साहब का, ऑब्जेक्टिवली हम बात कर रहे हैं कि वो शायद जो अमेरिका के बड़े ज़बरदस्त स्टैब्लिश इदारे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट है, पेंटागन है, लैंगले है, थिंक टैंक्स हैं, उनसे वो कंसल्ट करना जो है ना वो वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। वो सुबह उठते हैं तो उनको लगता है वन फाइन मॉर्निंग आज मैंने ये देना है मार्केट तो के लिए, तो मार्केट के लिए वो ज़्यादा देते हैं। बड़ी रिफ्रेशिंग अप्रोच है। मैंने और इमरान साहब ने कुछ वक्त वाशिंगटन में साथ गुजारा हुआ है, तो हम जानते हैं कि देखिए वो बड़े संजीदा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं। और मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि जब JCPOA से निकले पहली एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रम्प साहब, तो जो डेमोक्रेट्स थे वो अपने सियासी मफाद से कतई नज़र बहुत शदीद तशवीश का इजहार कर रहे थे कि भाई हमने इतने साल लगा के इतनी मेहनत से एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है जो इनको मेन स्ट्रीम करता है, इनको इकोनॉमिक रिलीफ देता है, और साथ ही साथ इनकी कमिटमेंट और ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर करता है कि जनाब ये वेपनाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो इससे ज़बरदस्त दस्तावेज क्या बन सकती है? आज हम 10 साल के बाद उधर ही खड़े हुए हैं, और ज़्यादा एतमाद को हमने फुकदान, ज़्यादा उसको डैमेज किया है। और फिर जिस तरह कहा गया कि एक ऐसे टाइम पे जब आप कल्मिनेशन में जा रहे हैं, उस स्टेज पे आपका वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त एयर में है, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त एयर में है। हो गया कि वो जी। अच्छा, दूसरी बात ये है उस टाइम पे आपकी मिलिट्री इस तरह के काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका की मिलिट्री ये कर ही नहीं सकती जब तक कि व्हाइट हाउस की क्लियर इंस्ट्रक्शन ना हो। लोकल एंगल भी है जो डोमेस्टिक उनकी पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं एक सिर्फ जुमला ऐड करूँ। देखिए चूंकि सेंटकॉम के जो चीफ हैं वो भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे कमिटमेंट दी जाएगी उसकी ऑपरेशनलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन तो सेंटकॉम चीफ ने करनी है ना। हाँ, तो सेंटकॉम चीफ जो है वो कैसे कह सकता है अपने एक जहाज को ऑर्डर कैसे कर सकता है कि तुम जाके कब्जा कर लो जब तक कि उसको व्हाइट हाउस से क्लियरेंस ना हो? तो मैं ये समझता हूं कि हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत एहतियात और जिम्मेदारी का बर वक्त मुजाहरा कर रहे हैं कि कायल करने की अमेरिका को भी कोशिश कर रहे हैं कि देखें वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। पावर तो दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी है, लेकिन जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें ताकि ये प्रोसेस कल्मिनेट हो सके। जी, अब जनरल साहब ये कितना, अब फील्ड मार्शल साहब ने तो बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उनको कहा है कि भाई आबनाए हुर्मुज़ जो है वो आप इसकी नाकाबंदी ना करें। एन उस वक्त ये सब नाकाबंदी हो गई या जहाज़ को उन्होंने पकड़ लिया जब ये टेबल पे बैठने वाले थे दूसरे राउंड के लिए, तो क्या पाकिस्तान कन्विंस कर पाएगा अमेरिका को कि वो आगे? और फिर सबसे बड़ी बात तो गारंटी की है, कौन गारंटी लेगा प्रेसिडेंट ट्रंप की? देखिए एक ह्यूज प्रोसेस ने असमा शराजी साहिबा जगह लेनी है जी। अगर हम ये समझ रहे हैं कि एक सिटिंग में, दो सिटिंग में, या एक दो तीन टेक्निकल ऑपरेशनल लेवल की चीजें इनको ठीक कर देंगी, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट जी। अब आप स्टेट क्राफ्ट की बात करिए, स्टेट क्राफ्ट के लिए जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टू नो द हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर वो चर्चिल ने कहा था कि नो द हिस्ट्री बिकॉज इन हिस्ट्री लाइज लॉट मेनी सीक्रेट्स। अगर हिस्ट्री का पता होता ईरान की और उनकी
चीज़ों की, उनकी वॉर की, उनके कल्चर की, तो ये स्टेट क्राफ्ट डिफरेंट हो रही होती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इस वक्त असफा वो डोमेस्टिक ऑडियंस को भी कर रहे हैं, फिर एक ह्यूज यूनिलैटरल पावर के वो इस वक्त यूनिलैटरल, मैं तो खैर इसको अभी ट्रांजिशनल पीरियड कहता हूँ, वी आर गोइंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, टाइम तो लगेगा बट ट्रांजिशन शुरू हो गई है। दुरुस्त। उसके बीच में उन्होंने और बाकी ममालिक को भी, खित्तों को भी, लोगों को भी एड्रेस कर रहे हैं। अभी जैसे आपदाए हुर्मुज़ के ऊपर उन्होंने अपना ब्लॉकेट खत्म नहीं किया, वो एक्चुअली इंप्रेशन अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के अलावा भी वर्ल्ड को भी देना चाह रहे हैं कि स्टिल आई एम कॉलिंग दी शॉट्स। मैं और आप तो शायद समझ रहे हो, ईरानियंस भी समझ रहे होंगे और दुनिया भी समझ होगी, चाइनीज, रशियन, एवरीवन के उनका जो एक प्राइड है वो डैमेज हुआ है, उनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हुई है, लेकिन वो तो खुद ही समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होते तो वो ये वॉर में न जाते, किसी और की वॉर न लड़ते। जब आप नेशनल इंटरेस्ट पे वॉर नहीं लड़ते तो यू आर बाउंड टू मेक सच मिस्टेक। अच्छा, वो आप उन लोगों को भी, जैसे अब्दाए हुर्मुज़ में 2 इंडियन टैंकर्स को इंटरडिक्ट किया ईरानियंस ने, फ्रेंच भी एक रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनका भी एक आध शिप को इन्होंने रोका है, तो अब उनको भी बता रहे हैं कि डोंट यू वरी। वो सारी दुनिया तो कह रही है कि पहले अब्दाए हुर्मुज़ खुला था, ट्रम्प साहब की पॉलिसियों ने ये खराब कर दिया, तो अब उनके भी करेक्शन बता रहे हैं कि जी मैं करेक्शन लगा रहा हूं, मैं चीजें ठीक कर रहा हूं, स्टिल आई एम कॉलिंग दी शॉट्स। तो वो उसके लिए वो कर रहे हैं सारा कुछ, ट्विटर के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी। अनफॉर्चुनेटली मीडिया की ये जो इज्जत सादात की बात हो रही है, आप कह रहे हैं ना कि अब तो एक सुपर पावर है तो उसने अपने आप को बचाना है, अब वो कैसे बचाए? क्योंकि अब्दाए हुर्मुज़ का तो कंट्रोल उसके पास है नहीं, चीन ये होने नहीं देगा, तो ये कैसे बचेगी ये इज्जत? देखिए, वो इसका बेस्ट यही है कि डायलॉग से चले जाए जी, एंड ही हैज अंडरस्टूड इट। ये बात नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है, कि वो ही हैज अंडरस्टूड इट। अब वो जो कंडक्ट है ना, जाते जाते जो आपने वो कोई चीज छुपानी भी हो तो आपने उसको वो उसमें करना है। लेकिन ईरानियंस भी ऑन दी अदर हैंड, देखिए वहां पर भी इश्यूज हैं, वो भी अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को इस वक्त सामने रख ले, रियलिटी से थोड़े से दूर है वो। ठीक बात है आपकी। सॉरी, जी जी, वही मैं कह रही हूँ कि पोस्चरिंग की बात आप कर रहे हैं ना, कि वो भी अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसका सामने। गुड थिंग इज कि प्रोसेस जो है वो इंटैक्ट है, प्रोसेस इज मूविंग ऑन एंड होपफुली वी विल हैव दिस प्रोसेस गोइंग ऑन। लेकिन एक फ्रेमवर्क अगर इमीडिएटली हो जाता है, अभी तो देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अब थोड़ी देर पहले बयान दे दिया है, जो आप भी जिक्र कर रही हैं कि जी ये डील रात को आज हो जाएगी। वो जो 16-17 घंटे का 10 घंटे का फर्क है उसको वो कर रहे हैं काउंट करके, तो आज डील हो जाएगी। फिर मार्केट्स है उसको भी ईज आउट करते हैं। तो ही इज एड्रेसिंग सो मेनी, ऑडियंस में बहुत सारी चीजें, मार्केट्स भी है, सोशल मीडिया के लोग भी है, मीडिया के लोग भी है, पॉलिटिक्स भी है, इंटरनेशनल ऑडियंस भी है। तो उन सारों को इकट्ठा लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर डैमेज हो रही है, प्रोसेस डैमेज हो रहा है। ये तो शुक्र करे कि मीडिएटर जो है वो पाकिस्तान है, which is now leading this as a strategic articulator, वो पूरे ग्लोबल साउथ की चीजें लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इस तस्वीर, इस झगड़े का तस्वीर जो है वो फ्यूचर का कोर्स सेट करेगा इंटरनेशनल एप्लीकेशन का। वेरी ट्रू। अच्छा, मैं इसी के ऊपर साहब, जैसा आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की इमरान साहब, ये जो अगला कोर्स की हम बात करते हैं या पोस्ट वॉर जो आपको एक ऑर्डर नज़र आएगा, उसके अंदर तब्दीली, आपने इतना देर अम्मान में सर्व किया है और आपको बहुत इन सारे पानियों से आप बहुत अच्छे तरीके से आगाह हैं। क्या कोर्स आपको नज़र आता है इसके बाद और किस मुआहदे की तरफ जाया जा सकता है? देखिए, एक तो जी वो जो 4 मुल्कों की एक अभी हम एक अलायंस कह लें या ब्लॉक एक बनाने, वो ब्लॉक भी अर्ली है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। एक तो उसका ये नतीजा है, लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग कंट्रोवर्शियल आपके प्रोग्राम में कहूँ कि जब तक आप ईरान को सिक्योरिटी कवर नहीं देंगे, और वो पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं दे सकता, और ये मेरा नहीं ख्याल ये बात कहीं डिस्कस हो रही है, जब ये आप इंशाल्लाह पीस प्रोसेस से गुजर जाएंगे, ईरान को तब भी काफ़ी अरसा चाहिए होगा अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। और जब नेतन्याहू का इलेक्शन हो जाएगा, ट्रम्प का इलेक्शन हो जाएगा, इनका कोई पता नहीं, ट्रिगर हैप्पी है। तो आपको पाकिस्तान को ये नहीं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, यू शुड सऊदी अरेबिया से
निचले लेवल की, लेकिन एक ईरान की प्रोटेक्शन की डिफेंस अलायंस पाकिस्तान और टर्की या बायलैटरली पाकिस्तान के साथ आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ईरान विल अगेन बी इनसिक्योर। और जितनी ये प्रॉक्सीज और बाकी चीज़ें होती हैं, टोटली नहीं, वो इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है ईरान का। वो जब भी तो कह रहे हैं कि हमें मुस्तकिल आप जंग की गारंटी बिल्कुल। दें, और ये गारंटी किसी के पास है, कम से कम इसराइल की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता। इसराइल की गारंटी यही है कि जी इसराइल विल थिंक ट्वाइस अबाउट शूटिंग पाकिस्तानी सोल्जर इन ईरान और पाकिस्तानी एयरफोर्स एसेट इन ईरान। तो कई लोग ये कहेंगे कि कहीं ये हमें बहुत सामने ना खड़ा कर दे इसराइल का। इसराइल पहले डिप्लॉयड है बॉर्डर एरियाज में इंडिया के। आपको जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं एग्जैक्टली, और पहले कर चुके हैं पिछले बरस। आपको क्या लगता है कि ये जो स्पॉयलर्स की बात हो रही थी, कोई और भी स्पॉयलर्स होंगे? मैं देख रही थी इंडियन चैनल्स पे तो अभी तक वावेला है कि पाकिस्तान में दूसरा राउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई मीन बहुत सारे लोग इस कोशिश में होंगे। क्या लगता है आपको कि कुछ जो शराइत हैं उसको सामने रखते हुए नतीजा निकल सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें, जो सब्सटेंटिव इश्यूज़ हैं वो 4 हैं और चारों आपस में मरबूत हैं। और इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत दफ़ा गुफ्तगू इस तरह होती है, हर चीज़ को स्टैंड अलोन समझा जाता है। भाई गल्फ़ ऑफ हरमज़ जो है वो तरफ का पत्ता है, वो सबसे बड़ा लेवरेज के पास जोग्राफी का, और उसको और उसको वो सिक्योरिटी कमिटमेंट और इकोनॉमिक रिलीफ में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन वो 3 उसकी आस्क्स हैं या 3 डिमांड्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं। ड्यूरेबल पीस इन लेबनान, वो सिक्योरिटी कमिटमेंट चाहता है इसराइल का कि जो एक्सपेंशनिज्म है और जो अग्रेशन है टुवर्ड्स लेबनान भी रुके। वो जो डैमेज हुआ है और प्लस जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उनका वेवर भी वो चाहता है जी। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ न्यूक्लियर के ऊपर जो है रियलिस्टिकली एक फेस ऑफ ही होगा और एक फेस सेविंग दोनों को चाहिए होगी। देखें, अगर आप आलमी कानून की बात करें तो वो एक NPT नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पे सिग्नेटरी है, उसकी एक बाइंडिंग कमिटमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ है। और लेट मी रीट्रेट, पाकिस्तान की पोजीशन लॉन्ग स्टैंडिंग जो रही है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, वो ये रही है कि वी एक्सपेक्ट ईरान टू एडहेयर टू द इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट्स विच इट हैज़ मेड। और वो क्या है? वो ये हैं कि जी NPT के मुताबिक वो सिग्नेटरी ईरान तो इजराइल से भी यही डिमांड कर रहा है ना कि अगर हमें करना है तो इजराइल को भी। वो इसराइल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ फ़र्क क्या है। देखें, NPT जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, वो सिग्नेटरी है। उसमें नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के ऊपर 2 ऑब्लिगेशंस आते हैं कि नंबर 1 ये कि जनाब आप एटमी हथियार ना हासिल करेंगे, ना रखेंगे, ना बनाएंगे, ना इस्तेमाल करेंगे। और इन राइट फॉर दिस गिविंग अप योर सॉवरेन राइट टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, आपको ये राइट मिलता है कि आप पीसफुल IAEA की ओवरसाइट में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला सकते हैं। अब ईरान की जो पूरी सफारतकारी है वो इसी मुद्दे के ऊपर बेस्ड है कि भाई, क्योंकि देखें जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका की या पिछली एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें किसी ने कभी नहीं ये कहा टेस्टिमनी में कि जनाब ये एटमी हथियार बनाने का हमारे पास कोई एविडेंस है। IAEA ने कभी नहीं कहा। ये अमेरिका का एक इल्जाम है, उस पर दबाव डालने के लिए। इल्जाम तो हर जगह लगाते हैं। जी बिल्कुल। वो तो आपको इराक के WMD भी याद होंगे, ठीक है जी। और देखें, और फिर आप इस बात को, इस दिलचस्प हकीकत को क्यों इग्नोर कर रही हैं कि पिछले 35 साल से चाहे सदर क्लिंटन हो या बुश हो या ओबामा हो या बाइडन हो, हर एक को कायल करने की नेतन्याहू साहब ने कोशिश की कि जनाब इनके पास एटमी हथियार आने वाले, प्लीज इन पे हमला करके खत्म कर। ठीक बात। तो अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प साहब की बातों में आ गए, लेकिन उन्होंने आई होप कि इस चीज को रियलाइज किया है, कोर्स करेक्शन किया है। लेकिन अब हम जब तस्वीर की तरफ जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और ट्विटर डिप्लोमेसी के जरिए से इस प्रोसेस को डिरेल होने से बचाएं। अच्छा, अब इससे जैसा मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर? मैं कह रहा हूँ जी, डिप्लोमेसी हो ही ट्विटर के ऊपर रही है। इस वक्त तो सब कुछ डिप्लोमेसी से क्या आपने निजात हासिल करनी है। सही बात है। एक्स को तो बड़ी इंपॉर्टेंस मिल गई है। मैं भी इसका फायदा होना लाइटर नोट मेरे ख्याल में एक्स और इसके मालिकान को ज्यादा हो रहा है। अमेरिका और ईरान को इतना नहीं हो रहा। एलॉन मस्क को है। जनरल साहब, ये जो फील्ड मार्शल का दौरा था ईरान का, ऑफ कोर्स कुछ तो वो लेके गए होंगे या कोई बात की होगी, फिर वहाँ से आपने देखा कि लबनान के अंदर जो जंग थी वो हमने उसका सीज़ फायर देखा है। इसका मतलब ये कि कहा गया होगा कि ईरान ये मांग रहा है, आप कम से कम ये कर दें, और वो हो गया। अब इसके अलावा क्या हम देख सकते हैं कि वहाँ से कुछ हमें मिल सकता है या मिला है?
देखिए, ईरान जो फील्ड मार्शल गए हैं, ईरान के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप है, आइडियोलॉजिकल लीडरशिप है, आईआरजीज हैं। जब इस तरह की वॉर हो रही होती है तो देयर आर मैनी ग्रुप्स होते हैं, कुछ मॉडरेट्स होते हैं, कुछ हॉक्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग होते हैं। पॉलिटिकल लोग जो है वो पॉलिटिक्स की नज़र से देख रहे होते हैं। आइडियोलॉजिकल लीडरशिप अपने आइडियोलॉजिकल फ्यूचर, पास्ट, एक हिस्ट्री है। अली खamenei साहब की शहादत हुई है, 200 बच्चियां, 200 के करीब स्कूल के बच्चे मरे हैं। वो सेंटीमेंट, वो हमसे ज्यादा कौन उस पेन को जानता है। वी नो द साइकोलॉजिकल डोमेन्स ऑफ दिस लीडरशिप, जिस मोड में वो है। तो वहां पे सेंसिटिविटीज आर मोर, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटीज हैं ईरान के अंदर। और वो प्रोबेबली सबको मिलके एक तो अपना माइंडसेट भी दे रहे होंगे, उनका माइंडसेट ले रहे होंगे, अमेरिकन जो नई प्रपोजल्स गई हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे। और वंस ही इज इक्विप्ड, आप जब वन ऑन वन मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, खुद पल्स लेकर आते हैं, तो आपकी इंटेलिजेंस आप भी आपके पास होती है, लेकिन आप उससे ज्यादा इक्विप होते हैं एज अ नेगोशिएटर। देखिए, ही इज द मेन नेगोशिएटर, टू बी ऑनेस्ट। वो एक इस वक्त मोस्ट ट्रस्टेड कंडुइट अगर पर्सन बैठे हैं तो वो बैठे हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप भी चीजों को देख रही है, इसहाक डार साहब भी बहुत क्रिटिकली चीजों को देख रहे हैं, बट उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। फिर उन्होंने जो आउटपुट दी थी, इनपुट दी थी प्रेसिडेंट ट्रंप को लंच के ऊपर जब व्हाइट हाउस गए थे, तो एग्जैक्टली वैसी चीजें अनफोल्ड हुई। तो वहां पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं, फिर कम्युनिकेशन अच्छी है, ट्रस्टेड है, तो वो इधर से पल्स पूरी लेके उन्हें अंदाजा है कि कहां पे जाके ये सेटल होंगी चीजें, क्या क्या चीजें ऑफर की जा सकती है। ईरानियन माइंडसेट को अच्छी तरह जान गया होंगे, इसी तरह अमेरिकन माइंडसेट को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इसीलिए वो ये जो न सिर्फ रिस्ट्रेंट इन द अरब वर्ल्ड, बल्कि न सिर्फ रिस्ट्रेंट किया उन्होंने ईरान को भी, जब वो वापस लेबनान वाले कॉन्टेक्स्ट में फायर करना चाहते थे, वापस एंगेज करना चाहते थे क्विड प्रो क्वो में, उन्होंने अमेरिका को भी कहा। और आई एम श्योर कि अगर ईरानियंस अभी आ जाते हैं इसके अंदर, तो फिर आई एम श्योर रिलैक्सेशंस होंगी। ये जो अमेरिका ने भी किया हुआ है हुर्मस का जो ब्लॉकेड है, और अगर वो वहां से रिमूव होता है या ठीक बात सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, नो अदर देन ये दिलचस्प होगा जी, बिल्कुल ये दिलचस्प होगा बात करना इसके ऊपर जो आप कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, कि एक तरफ ईरान का उनका ट्रंप साहब के साथ डायरेक्ट राब्ता, और फिर क्या कोई आउटकम इसका निकल सकता है। गारंटर सालिस तो वो बन चुके हैं इस वक्त तक, लेकिन क्या उनके जाहिर है कि एक बहुत बड़ा स्टेक, जैसे इमरान साहब ने कहा है, एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान खुद भी बन चुका है इस प्रोसेस में। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बैक एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान साहब, अभी जो ब्रेक से पहले जनसा बात कर रहे थे कि इस पूरे उसमें, यानी जहाँ पे भी बात गिरने लगती है तो फील्ड मार्शल जाके उसको थाम लेते हैं या उसको संभाल लेते हैं। अभी भी वो ईरान गए और फिर उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की, और एक उम्मीद फिर से बन गई है कि ईरान भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनेगा। क्या रोल है फील्ड मार्शल का इसमें? बहुत ही यूनिक रोल है जी। जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि स्टार्टिंग विद दैट लंच, चलें आप उससे भी पहले ले जाएं, बयानुल मरसूस से स्टार्ट करने के बाद, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं था कि हम जिस उनसे विक्ट्री के बाद हमारी ट्रैजेक्टरी ऊपर चली जाती। उसके बाद पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत अच्छे हाथों में रही, लेड बाय हिम, लेट्स फेस इट, लेड बाय हिम। तो वो यूनिलैटरल हैं, वो स्ट्रेट, बहुत ज़्यादा ना फिशर्स और बाकी चीज़ों में वो बिलीव नहीं करते वो। और पाकिस्तान की पुरानी एमिनेंस पे लाना, या वो बहुत उनका एक सेंट्रल थॉट है जो जब भी मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, तो ये आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। और वो सऊदी अरेबिया में डिफेंस अटैचे रहे हैं 3 साल के लिए, तो सऊदी अरेबिया के साथ बहुत आला ताल्लुकात। फिर ईरान की लीडरशिप को कई उनकी शटल डिप्लोमेसी जो है वो सुबह जाके शाम को वापस आ जाते थे। बहुत मुल्कों ने नहीं बताया, सीक्रेट रखी गई। पिछले 3 महीने में जहाज़ लेके चले गए, बात की, वापस आ गए। अगर कहीं ये कुशनर और विटकॉफ ओमान में नज़र आ गए, उनके पास चले गए कि भाई वो ये कह रहे हैं अनसोलिसिटेड। तो ये जंग से पहले की
ان کی ریلیشن شپ ہے امریکن اور ایرانین سائڈ کے ساتھ. یعنی اتنے انہوں نے پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی ان کا فیوریٹ فیلڈ مارشل تو یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ مطلب ظاہر ہے کہ ایک ایفرٹ تو ہوئی ہوگی نا اس کے اوپر, انہوں نے ایفرٹ کی ہے, انویسٹ کیا ہے اپنے آپ کو, اور اتنا بڑا سٹیک ہے جو پاکستان کے اندر ہے کہ ہم یہ امن کروا دیں, تو پاکستان کو تو اس کا فائدہ ہوگا آف کورس اس کے بعد. جی پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا, لیکن ابھی ہمیں یہ کسی طرح جنگ رکوانی چاہیے, اور اس کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ. ہمیں بہت فوائد ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں بار بار اس چیز پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہم ہی تھے جو یہ کروا سکتے تھے, اب ہم کروا رہے ہیں تو ہم ہی تھے. بس وی شوڈ بی ڈاؤن ٹو ارتھ, اپنی پالیسیز کریں اور سنبھالیں, اور ایونچولی پاکستان کی اکانومی پاکستان کی انٹرنل ریفارم سے ٹھیک ہو. ایگزیکٹلی میں اسی پہ پوچھنا چاہی تھی محمد علی صاحب کہ یہ جو بات امبیسڈر صاحب نے کی ہے کہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اب ہم نے مختلف چیزوں کے اندر. آف کورس فارن پالیسی میں تو یہ ہو ہی رہا ہے, فائنینشلی کیسے ہوگا, پھر اس خطے کے اندر کیسے ہوگا, یہ ایک بڑا یعنی یہ تو پوسٹ ہے, میں بہت آگے کی بات کر رہی ہوں, آئی ایم سوری بٹ یو نو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے اس پہ بات کرنا ضروری ہے. جی بالکل, میں امبیسڈر صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ دیکھیں اس میں اپرچونٹیز تو ایکسیپشنل اور انپریسیڈنٹڈ انشاءاللہ جیو پولیٹیکل ڈومین میں بھی آئیں گی, جیو اسٹریٹجک ڈومین میں بھی آئیں گی, جیو اکنامک ڈومین میں بھی آئیں گی. آپ سے جو سیکیورٹی کا انشاءاللہ یہ خیر و خوبی سے عمل پایا تکمیل تک پہنچے, ایک دیرپا امن قائم ہو جائے, تو انشاءاللہ اب عرب دنیا بھی آپ کو ایک سیکیورٹی کے ضامن کے طور پہ مسلم دنیا دیکھے گی, تو آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہو گیا. اور ایک اور میں بات آپ کے توسط سے آڈینس کے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اگر انشاءاللہ یہ دیرپا امن قائم ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک گولی چلائے بغیر جو سیکیورٹی کے خدشات ہمارے عرب بھائیوں کو تھے ان کو آپ نے سفارتی جو آپ کی ایسٹیوٹ ڈپلومسی ہے اس کے ذریعے سے انشور کر لیا. تو آپ کا جو انفلوئنس اور لیوریج ایران کے اوپر بھی ہے, یہ ایک فیوچر میں ایک بیلنس آف پاور کو اور ریجنل سٹیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر کے طور پہ ابھرے گا. اور اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سفیر صاحب بھی رہے ہیں, ہمارے اوورسیز پاکستانی اس کے لیے بے گناہ اپرچونٹیز ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہیں. سب سے بڑی بات میں ایز اے پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز ختم ہوتی ہیں تو ہمارے لیے اکنامک بہت اپرچونٹیز آئیں گی, نہ صرف گیس پائپ لائن کی شکل میں بلکہ جو کہ انرجی سیکیورٹی کو امپروو کرے گا, بلکہ ہمارے لیے ایک 9 کروڑ پلس کی ایک ایکسپورٹ مارکیٹ بن جائے گی جو ہمارے ٹریڈر کے لیے, ہمارے مینوفیکچرر کے لیے, ہمارے کاشتکار کے لیے بہت اپرچونٹیز. اور ہم ابھی 2 باتیں اور بڑے کوئکلی میں شیئر کروں. دیکھیں اس وقت جو بلوچستان میں دہشت گردی ہے اور جس طرح بھارت بے نقاب ہوا ہے اسرائیل کی پشت پناہی کرتے ہوئے, پچھلے سال بھی جو ایران کے خلاف جارحیت ہوئی اور اس سال بھی, تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ایرانی بھائی ہیں وہ دوست و دشمن میں زیادہ بہتر انداز میں اب ان کو پہچان چکے ہوں گے, اور مل کر ہم جو بلوچستان میں دہشت گردی کی کوششیں ہیں, جو سیپریٹزم کی سازشیں ہیں جو بھارت اور اسرائیل مل کر رہے ہیں, چاہے وہ ایرانی بلوچستان میں ہو چاہے پاکستانی بلوچستان, اس کو مل کر ناکام بنائیں. اور آخری بات جو افغانستان ہے اس کو بھی ہم کامن تھریٹ سمجھتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک نیا دور شروع کر سکتے ہیں ٹریڈ, انویسٹمنٹ اور کنیکٹیوٹی کا. یہ اگر جنرل صاحب دفاعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک طرف تو ظاہر ہے فیلڈ مارشل مل رہے ہیں, دوسری طرف پرائم منسٹر مل رہے ہیں, ترکیے کے ساتھ, مصر کے ساتھ, ان تمام ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور جو بلاک کہیں یا جو بھی ایک نیا کوارڈ ہے جس طرح سے بھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس لیول کے اوپر ابھی سے تیاری کر رہا ہے جو کہ اگلا مرحلہ بنتا ہے امن کے بعد کا؟ اسما صاحبہ پرابلم یہ رہی ہے مسلم ورلڈ کی اور مڈل ایسٹ کی اور ہمارے ریجن کی کہ یہاں سے جب میجر پاورز چلی جاتی ہیں تو ہمارا جو ڈومیسٹک قیاس کئی دفعہ اور ہمارا جو ریجنل قیاس ہے نا, یہ پھر ہم وار سے نہیں نکل پاتے. پاکستان نے یہ بہت اچھے طریقے سے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. یہ افغانستان دیکھ لیں, یہ مجاہدین کو دیکھ لیں, پھر طالبان دیکھ لیں, پوسٹ عراق دیکھ لیں, ریولوشن ہے, ریولوشن کے بعد عراق اور ایران کا کنفرنٹیشن شروع ہو گئی, ہیوج لاسز, اس سے کئی زیادہ لاسز ہوئے, وہ کیا مسلمانوں ممالک کے درمیان ہی تھا. دیکھیں دونوں ریجنز ہندو زائنزم اور جوئش زائنزم کا شکار ہوئے ہیں, دونوں ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں, وہ رکیں گے نہیں. وہ اپنی کمیلین اپروچ کے ساتھ, اس ڈپلومیسی ہماری ایفرٹ ہے, اس کے بعد بھی اس کو فیل کرنے کی کوشش کریں گے.
یہ وہی لوگ ہیں جو طالبانوں کے خلاف ایک قرارداد لاتے ہیں سیکیورٹی کونسل میں کہ یہ ان ہیومن ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, اور 2 مہینے کے بعد انہی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ مسلمز have unfortunately won it and lost it very quickly. پاکستان پوسٹ وار ریجن کو دیکھ رہا ہے, پوسٹ وار ریجن کی چیزیں ابھی سے ریسیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پیس کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے, کسی کے خلاف نہیں ہے. وہ امریکن آرکیٹیکچر میں ایک ملک رہنا چاہتا ہے, سوورن کنٹری ہے, وہ رہے. پاکستان اس کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا. پاکستان ان کے اگر انٹرا انوائرمنٹ ٹھیک کر دے گا, ان کی کنٹری ہوا کیا تھوڑا سا, if you allow me, 15 جنوری 2021 کو سینٹ کام سے میں ڈالا جاتا ہے اسرائیل کو, جی یورو کمانڈ سے اٹھا کے, اس کے اندر اس ہاتھی کو it was pushed into this room. اور ایران کو سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا گیا کہ جی ایران بہت بڑا دشمن ہے اور اسٹیٹس کو, عرب ورلڈ کو نقصان ہوگا, تاکہ وہ اسرائیل کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر ان کی مجبوری بن جائے, انہیں یہ ہو جائے کہ اسرائیل کے علاوہ ہمیں کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا ہے. صحیح. تو پاکستان کہتا ہے کہ اس زائنزم کو اگر آپ نے روکنا ہے تو آپ کو آپس کے تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے, سب کو ریویو کرنے پڑے گا اپنے پالیسی. اگر ایران از ناٹ ریویوئنگ دیئر پالیسی جو پاس میں مڈل ایسٹ میں رہی ہے, تو پھر اس وار کے بعد بھی کمپریہنسو پیس نہیں ہو سکتا. کمپریہنسو پیس تب ہی ہوگا کہ جب ہم اس کو, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر دیں گے سارے, لیکن کم از کم اس ایکسپینسیو ڈیزائن کو تو روکے نا. غازہ کا درد اگر محسوس کیا گیا ہوتا صحیح پراپر طریقے سے, تو آج ہمیں لیبنان کا درد اتنا نہ ہو رہا ہوتا. لیبنان کا درد صحیح نہیں محسوس کیا جا رہا, یا ایران کا, تو کل یہ جائے گا, یہ رکے گا نہیں کہیں بھی. یہ بھول ہے ہماری بھی اور ان کی بھی کہ اگر یہ, تو پاکستان کچھ ملکوں نے اس کو ریئلائز کر لیا ہے, جیسے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جنرل صاحب, جیسے قطر وغیرہ نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب امریکی ایکشنز آر ٹوٹلی, یہ جو ریسٹرینٹ آیا ہے جی, کہ پاکستان نے ریسٹرینٹ کوئی منت ترلا یا پیسے دے کے تو نہیں کیا نا. آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس بتاتے ہیں برادرلی کنٹری, بالکل, کہ کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے. انہوں نے پک اینڈ چوز کرنا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز پک کرتے ہیں اور کدھر چلے جاتے ہیں. They're realizing what Pakistan is telling them. جی بالکل ایسے ہی ہے. That is very important. بالکل سر, میں اس پہ بات کرتی ہوں. جی اب میرا خیال ہے سب کو تھوڑی تھوڑی عقل آ جانی چاہیے, جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں. اور ایک عمان کا ماڈل بھی ہے بالکل نیوٹرل, جہاں ایران جانا کمفرٹیبل فیل کرتا تھا. تو اور دوسرا, ایران کی پالیسیز بھی اب ٹورڈز GCC بہتر ہونی چاہیے. ایران شوڈ آلسو لرن اے لیسن. یہ پرماننٹ ہر وقت کی اسٹرائف نقصان ہی نقصان ہے. اور آج ایران گر گیا, میں آپ کو بتاؤں, وہ پہلی سنی ایکسس کی بات کر رہا ہے جو ان کا اگلا کینڈیڈیٹ ہے. وہ پھر کسی دن آپ کو, جو ہم بڑی سیکیورٹی لگا کے بیٹھے ہیں, آپ کو اٹیک کرے گا, ٹرکی کو اٹیک کرے گا. اور پاکستان کی بقا کی ذمہ داری ایران نے لی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اب یہ اگلے جو 24 ڈے ہیں یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. اس میں معاہدہ ختم, یعنی سیز فائر ختم ہوگا, معاہدہ ہونے کے امکانات واقعی ہیں, یا پھر یہ کہ جنگ ہوگی. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب عمران صاحب, 24 گھنٹے, ویسے تو ہم روز ہی کہتے ہیں اگلے 48 گھنٹے, اگلے 36 گھنٹے, مگر اب واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوگا, یا پھر جنگ ہوگی, یا پھر ظاہر ہے سیز فائر کے ختم ہونے میں تقریباً 24 گھنٹے رہ گئے؟ میرا خیال ہے جی سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے گی, اور یہ جو راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا, اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے الٹا کہا ہے کہ ایک رات میں, میرا خیال ہے کہ 2-3 دن چلے گا. اچھا, یہ لمبا ہے. اچھا, یہ لمبا ہے کیونکہ اگر آپ کسی پیس پہ پہنچنا چاہتے ہیں, جتنی مرضی انٹینٹ ہو, وہ اتنے کمپلیکس ایشوز ہیں جی, کہ ان پہ ٹائم لگے گا. اور ایسے تو نہیں اتنے جہاز آئے ہیں امریکیوں, دیکھا آپ نے کہ امریکیوں کے 2-3 جہاز آ گئے ہیں. بالکل, وہ ٹیکنیکل ٹیمز ان کی, ٹیکنیکل ٹیمز ہیں اس دفعہ, وہ بھی پریپیئرڈ ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ 2-3 دن چلیں گے, اور اگر یہ مثبت طرف گئے تو ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی آ جائیں, لیکن وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا یہ مثبت طرف جاتے ہیں. میرا مشورہ ہے دونوں سائڈز کو, حالانکہ ہم کون ہوتے ہیں مشورہ دینے والے, لیکن ایران کو بھی جو جواد ظریف صاحب کا فارمولا ہے کہ نیوکلیئر پہ اگر تھوڑی سی ایکسٹرا آپ جنراسٹی دکھا دیں, آپ باقی ساری چیزیں لے لیں. لیکن ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے, جو مجھے ایک کان میں بتایا ہے پروڈیوسر نے, کہ
ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی بھی جاری رہے گی اور مجھے معاہدے کی جلدی بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ آج رات ہو جائے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کی وہی جی اصل میں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ڈومیسٹک آڈینس کو جس طرح جنرل صاحب اور علی کہہ رہے تھے وہ بھی ان کو بھی بتانا ہوتا ہے. پلس لوگوں نے کہا ہوگا کہ یار آپ نے تو کہہ دیا ایک رات میں ہوگا تو ایرانی وہ تو سارا کچھ, تو پھر ان کا اس کو الٹانے کے لیے کہ مجھے کوئی جلدی نہیں. ہی از شوئنگ دا ڈیسپریشن آلسو نا, کہ وہ میں ڈیسپریٹ بھی ہیں وہ اس کی کرنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اگر کوئی جلدی بھی نہیں ہے. بالکل وہ ڈیسپریٹ ہیں لیکن وہ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ میں ڈیسپریٹ نہیں ہوں اور میں جی وی ہیو ون اور ٹرافی لے کے جا رہا ہوں. تو یہ زیادہ خطرناک صورتحال نہیں؟ یہ خطرناک تو ہے جی, لیکن آپ میرا خیال ہے استعفیٰ جب آئیں گے نا, ہمیں پاکستان کو زور لگا کے کوئی ریپ اپ اس کا کر دینا چاہیے آف گڈ انٹینشنز. البتہ اگر یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایم او یو کو سائن ہونا ہے تو اللہ رحم کرے ایم او یو سے, ایم او یو نہ ہو. سر آپ ایم او یو کی کوشش کریں نا. ایم او یو اگر ایم او یو تو پھر اسی 20 سائن کیتے ہیں 20,000. اس کے بعد تو کوئی انڈرسٹینڈنگ کہیں پہنچ نہیں پاتی نا, وہ صرف انڈرسٹینڈنگ ہی رہتی ہے. لیکن ابھی مسعود پزشکیان صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی ہو رہا ہے کہ ہم سے امریکہ چاہتا ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں اور یہ ہم کریں گے نہیں. تو اب آف کورس اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ کے اوپر اس وقت پھر ڈٹ گئے. میں اس ویو سے اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو بیانات ہیں اس وقت یہ بہت زیادہ اگریسو لیکن ڈومیسٹک پوسچرنگ ہے, اور دونوں جو ہے جو نوعیت ہے اس وقت سفارتکاری کی اور جس سٹیٹ پہ تمام ایشوز سٹینڈ کرتے ہیں یا جو پروگریس پہلے راؤنڈ میں اچیو ہر ایشو کے اوپر کی جا چکی ہے اس کی ایکوریٹ ترجمانی نہیں کرتے ہیں. اور دیکھیں ہتھیار ڈالنے والی جو بات ہے نا, کچھ اور ہوا ہے اور پوسچرنگ کچھ اور. جی ڈیفینیٹلی یہ ہم لوگوں کی دلچسپی کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ بڑے دلچسپ بیانات آ رہے ہیں, لیکن اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جہاں ایک بات ہوتی ہے ہتھیار ڈالنے کی, بھئی ہتھیار ڈالنے کو تو کوئی نہیں کہہ رہا نا, آپ پھر پیس کی کیا بات ہو رہی ہے. پیس کا تو مطلب ایک بارگیننگ ہوتی ہے, یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ اینڈ ٹیک سم تھنگ, آپ نے بارگین کرنا ہوتا ہے. اور جہاں تک میں کوئکلی چاروں ایشوز پہ کمنٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں میں نے اس طرح پہلے گزارش کی کہ ان کے پاس سب سے بڑا لیوریج جو جغرافی کا ہے دیٹ از گلف ہرمز, لیکن وہ اس پہ اسی وقت ایران فلیکسیبلٹی دکھائے گا. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کا جو ڈپلومیسی کا سٹائل ہے وہ انسینٹیو فار گڈ بیہیویئر فرام دا ادر سائڈ کے مقابلے میں کوئرسو ڈپلومیسی پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں. ٹھیک بات. ایران کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اسٹریٹجک کیریکٹر کو امریکن ہمارے جو دوست ہیں ان کو ذرا زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ ایک ڈفرینٹ ویلیو سسٹم اور ڈفرینٹ سویلائزیشن کو کوئرس کرتے ہیں, دباؤ میں لانا چاہتے ہیں, تو وہ دباؤ میں آنے کے بجائے زیادہ پروف ہو جاتے ہیں اور وہ زیادہ ریجڈ پوزیشن لے لیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ان کے گڈ بیہیویئر کو اگر وہ کچھ فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں گلف آف ہرمز کے بارے میں, تو آپ کو بھی ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے اس کو سینکشن ریلیف کے حوالے سے یا سیکیورٹی کمٹمنٹ کے حوالے سے یا مور ڈیوریبل پیس ان لیبنان کے حوالے سے, تو یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. مجھے صرف احتمال یہ ہے, میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں بھی جلدی نہیں ہونی چاہیے کوئی. اگر یہ 3 دن بیٹھنا چاہتے ہیں یا ہفتہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیشنٹلی ٹائم لگا تھا اس کے اندر, ہمیں پیشنٹلی اس میں ان کو ٹائم دینا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ توقع کرنا کہ فوری طور پہ 24 گھنٹے میں کچھ آ جائے گا, یہ توقع جو ہے غیر محتاط ہے, کیونکہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں. ان کو بھرپور موقع دینا چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور دیکھیں اگر اتنے ہائی لیول کی کمٹمنٹ ہے تو گھر واپس جانا, ان کو اپنے عوام کو بھی تو کچھ دکھانا ہونا چاہیے. آف کورس. یہ جن صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ ایک تو توسیع عمران صاحب نے کہا کہ توسیع ہو سکتی ہے, لیکن جو شرائط جن کے اوپر فوری طور پر آپ کو لگے کہ کچھ آؤٹ پٹ جو ہے اس کا نکل سکتا ہے یا اس کا آؤٹ کم نکل سکتا ہے, تو وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے, ہمیں ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, میزائل پروگرام بند کر دو. آف کورس یہی باتیں ہو رہی ہیں نا. دیکھیے اسما, ہمیں اس بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ امریکہ اپنی کوئی امریکن نیشنل انٹرسٹ کے لیے تو کوئی جنگ نہیں لڑ رہا. جس نیوکلیئر کی بات ہو رہی ہے, جس تھریٹ کی بات ہو رہی ہے, وہ امریکن ایجنسیز نے, انٹیلیجنسیا نے, سب نے بتا دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو there was no imminent threat to United States of America.
तो जब वो जंग ही इजराइल की लड़ रहा है तो उसका इतना इस जंग के ऊपर इतनी स्टेक्स नहीं है, वो किसी वक्त क्विट भी करके जा सकते हैं। ये फैसला डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब आया वो प्रो मेगा खड़ा होना चाहते हैं या इजराइल के साथ जाना चाहते हैं। नंबर 2, आया वो चाइना डील से पहले, चाइना विजिट से पहले ईरानियन मैटर को सॉल्व करके जाना चाहते हैं, क्योंकि ईरान की जो जंग है ना इसमें 80% जैसे हम बात करते हैं कि चाइना का भी तो स्टेक्स है ना इसी वॉर में। चाइना वुड लाइक कि ये एक इस वॉर को सेटल करके मेरे पास आए। अगर ट्रम्प साहब चाइना के साथ एक अच्छी डील या अच्छी नेगोशिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि नेटो का भी उनके ऊपर स्ट्रेस है, नेटो को वो नीचा दिखाना चाहेंगे इस वक्त, नेटो ने जिस तरीके से उनको अबेंडन किया है, तो वो चाइना के साथ अपनी चीजें बेहतर करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू चाइना। तो अगर वहां लेके जाना चाहेंगे तो इनको ईरानी मैटर जो है ये इसको सॉल्व करके जाना पड़ेगा। और थर्ड, अगर वो मिडटर्म जीतना चाहते हैं तो वो उसको उन्होंने ये चीजें मैटर सॉल्व करना है, तो इसलिए उनको थोड़ी सी जल्दी हो सकती है। और चूंकि मैंने जो पहली बात की है कि इसमें नेशनल ऑब्जेक्टिव्स इतने नहीं है इस वॉर के पीछे अमेरिका के, कि उनको फ्यूचर का कोई इतना बड़ा थ्रेट नजर आ रहा हो कि अमेरिका के ऊपर ये कर देंगे, हमले कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। $120 बिलियन ईरानियंस के फंसे हुए, ये भी इंटरेस्टेड है कि वो पैसे निकले। देयर वाज अ सिचुएशन ऑन ईरानियन स्ट्रीट्स। जंग से पहले ईरान के अंदर कोई ये नहीं था कि लाइफ बहुत जबरदस्त थी एंड देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन ईरान के अंदर सिचुएशन थी। उसी सिचुएशन पे बेस करके तो उन्होंने हमला किया कि जी हम हमला करेंगे, कैपिटेशन होगी लीडरशिप की और अवाम ईरान की सड़कों पर निकल आएगी और वो मुजस्मे गिराने शुरू कर देंगे। वो तस्वीरें हमने इराक शराक में तो देखी, कजाफी के भी मुजस्मे गिरते हुए देखे, सद्दाम के गिरते हुए देखे। ये ईरान है, इसकी कल्चर से, इसकी हिस्ट्री से नावाकिफियत की वजह से इन्होंने ये वॉर लड़ी। मतलब तो ना उसी सिर्फ हिस्ट्री बल्कि ज्योग्राफी दोनों से ही मेरे ख्याल है वो नाबलद निकले इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि अपने ऑब्जेक्टिव नहीं था, वरना वॉर गेम करके आते थे और उसको लॉजिकल एंड तक ले जाते। अगर ट्रम्प आज कहे जी मैं वापस जा रहा हूं, तो इसमें भी किसी बिफोर डायलॉग वो कहेंगे जी मैं आई एम लीविंग इट हियर, मैंने डायलॉग नहीं करना, मैं बाद में ईरान को देख लूंगा। दैट विल बी मोर डेंजरस फिनोमेना फॉर ईरान के। अभी तक वो थ्रेट टल ही नहीं है, फिर क्या होगा मुझे बताइए, फिर क्या क्या सिचुएशन होगी। तो इसलिए दोनों को कंप्रिहेंसिवली ईरान भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि मिलिट्री ने अगर इनको चेकमेट देना होता तो अभी तक दे दिया होता। ऐसा ही है। तो ये एस्केलेशन लैडर पे ऊपर जाएंगे, थोड़ी सी और एस्केलेशन बढ़ाएंगे, फिर इसी टेबल पे अच्छा मैं क्विकली इसके ऊपर इमरान साहब चीजें इनके, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्विकली मैं इसको वाइंड अप करने के लिए ये पूछूं आपसे कि आपको लगता है कि ये अगले कुछ यानी 3-4 दिन आप कह रहे हैं, इससे ज़्यादा 1 हफ्ता भी लगता है, लेकिन जल्दी मुआहिदा हो सकता है, इसके इम्कानात मौजूद हैं? हाँ जी, 70-30। अच्छा, 70 होप में और 30 अगेंस्ट। हाँ, अब तो इसी तरह से बात होगी अगले 4-5 दिनों के लिए कि कितने % चांसेस है, कितने नहीं। बैटिंग हो रही है, सोशल मीडिया बैटिंग, मार्केट की बैटिंग्स चल रही हैं। आप एक नई डिबेट शुरू होगी है वहाँ। सर अमेरिका में जो आप बात कर रहे थे ना डोमेस्टिक, उनकी जो आप देखा है वहाँ पे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, जो जनरल साहब कह रहे हैं ना, उनकी वहाँ पे वैसे तो कोई मसला नहीं, मगर डोमेस्टिक तो उनको मुश्किलात है काफ़ी। हाँ जी, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प अबव दीज थिंग्स हैं। हाँ जी सही है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों में। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।